हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वैसे पानी तो कम नहीं था, फिर भी हम हार गए। जी हाँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ और किसी कप्तान के उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, और किसे कैसे कप्तानी हुई उसमें भी बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे रोटेशन करना चाहिए इसकी भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ना अपने कप्तान को कह रहा हूँ, ना उनके रोटेशन पे, ना उनके यूनिकनेस दिखाने में, और ना कुछ जो चेहरे हैं उनको सही जगह पे बॉलिंग ना देने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और एक्सपेरिमेंट तो खूब हुआ। जी यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि हम मैच देखे, अपना टाइम वेस्ट किए, उसके बाद हम हार गए, जबकि हारना नहीं चाहिए। वो टीम जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, उससे हम इस सीरीज़ हार चुके हैं। और ये मैंने बोला था अपनों ने लूटा, तो कहीं ना कहीं अपनों ने लूटा इसकी वजह से है, बाकी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आज कल है अपना इंडिपेंडेंस डे। उसके पहले आज हम बात कर लेते हैं कैसे हमको इंडिपेंडेंस होने का मौका मिला, और मौका मिलने के पीछे क्या कारण थे, कैसे वो चिंगारी एक उठी, कैसे एक वो फायर हुआ जिसकी वजह से ये जाके 1947 में 1947 में हमको आज़ादी मिल पाई। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से शुरुआत होती ही है, और उसके पीछे कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या क्या किया। एक दिन में कोई आज़ादी मिलती नहीं है, 110 साल सोचिए लग गए 1857 के बाद भी। तो आज आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा हम किस विषय पे चर्चा करें। तो 1857 के रिवोल्ट में के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, और 1857 में हुआ क्या था, और स्पेशली मैं आज बात करूंगा बैरकपुर छावनी में क्या हुआ था। बैरकपुर जो कि बंगाल का एक छावनी था, तो वहाँ पे आखिर होता क्या है। ये 10 मई 1857 का जो डेट है, जहाँ से 1857 की क्रांति का उदय माना जाता है। उसके पहले क्या क्या माहौल चल रहा था उसकी बात हम कर लेते हैं। आप ये समझ ही रहे होंगे कि भारत में क्या माहौल था। भारत में महिलाओं के साथ इतने अत्याचार किए जा रहे थे, दुराचार व्यवहार किया जा रहा था, इंसानों के साथ एकदम पशु के जैसे बर्ताव किया जाता था। जिस तरह अभी आप लोग अपने घर में रह पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, पढ़ाई कर, पहले ये सब संभव नहीं था। कुछ नियम कानून भी ऐसे थोप दिए गए थे भारतीयों के लिए जो उसको बाध्य था। जैसे उनमें विलय की नीति, डलहौजी का लेफ्ट डॉक्ट्रिन, ये सब सारी नीतियाँ ऐसे लागू कर दी गई थी, भारत के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल और केवल मैं ये आज चर्चा करूँगा कि आखिर किस तरह से जो बैरकपुर छावनी में घटना हुई वो कैसे हुई और वो कहाँ तक पहुँची। मीन्स 1857 की 4-5 दिनों की मैं बात करूँगा। 29 मार्च से लेकर 10-11 मई तक आखिर हुआ क्या क्या था, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ये जो हुआ उस दिन, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, ये जो गुस्सा फूटा, ज्वाला फूटा है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड थे, क्या कारण थे जिनकी वजह से ये हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप आराम से इसको कहानी की तरह लिंक करके सुनने की कोशिश करिएगा, और मैं आराम से आपको सुनाऊंगा, ठीक। तो इसमें ये टॉपिक है 1857 रिवोल्ट, ठीक। अब 1857 के रिवोल्ट ये टॉपिक है आपका। हम आज बात करेंगे कि किस तरह से आखिर ये शुरुआत हुआ और उस दिन हुआ क्या था। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, मंगल पांडे। तो ये मैं बना लेता हूँ, ये भारत का नक्शा है, ठीक। ये आपका बंगाल है, ठीक। अब आप सबको पता है जितने भी अंग्रेज आए, सूरत में उन्होंने कोठी बनाई थी, मसूलीपट्टनम में बनाई थी, सब कुछ उनका बढ़िया से व्यापार चल ही रहा था। वो लोग क्या सोच रहे थे कि अब धीरे धीरे भारत पे राज किया जाए, ठीक। सन 1857 की बात है, महीना था जनवरी। ध्यान करिएगा आप, ढंग से सुनिए कि जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च महीना, ये महीनों की मैं बात करूँगा। जनवरी महीना, एक क्षेत्र था दमदम,
दमदम, ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में। अब दमदम में जनवरी में क्या था, सैनिक होते थे और वो भारत के ही सैनिक हुआ करते थे। वहाँ एक के सैनिक क्या करते थे, पहले जाति पाति का बहुत ज़्यादा था सिस्टम, छुआछूत, तो बहुत सैनिक लोग या फिर जो भी रहते थे वो बर्तनों में किसी को छूने नहीं देते थे धुल धल के। तो ऐसे ही एक बार एक सैनिक वहाँ पे था, वो बर्तन को लेके किसी से बहस कर रहा था कि भाई तुमने अच्छे से नहीं धुला, तुमने क्यों छू दिया। इतने में एक सैनिक बोलता है, आखिर ठीक है अभी तो तुम बर्तन के लिए कर रहे हो, लेकिन कल से जो राइफल आई है उसमें कारतूस जो होता है उसका, उसमें तो सूअर और गाय का मांस है, फिर आपकी शुद्धता कहाँ जाएगी? अभी तो आप बर्तन के लिए इतना चिढ़े जा रहे हो। वो बोला भाई क्या हुआ? बोले हाँ ऐसा ही हुआ है, जो कारतूस आने वाली है सॉरी, उसमें गाय और सूअर का मांस लगा हुआ है। अब इतने में एकदम वो जो बोल रहे थे भाई साहब कि मेरे बर्तन को तुमने क्यों हाथ लगा दिया, वो तो गुस्सा हो गए कि यार इतना काम करना पड़ेगा, ये मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो उस समय एक कारतूस आई थी, राइफल का नाम था इनफील्ड, ठीक, राइफल इनफील्ड थी। तो उसके लिए अभी अफवाह उड़ रही है, ठीक है, ये कोई सच्चाई है या नहीं कोई नहीं जानता था उस टाइम। तो राइफल इनफील्ड में जो कारतूस आने वाली है उसमें सूअर का मांस होगा और गाय का मांस होगा, ठीक, और उसको जो सैनिक होंगे उसको मुंह से खोल के उसमें लोड करना पड़ेगा। तो ये अफवाह फैल गई सब लोग दमदम क्षेत्र में। ये महीना था आपका जनवरी 1857। धीरे धीरे माहौल बनता रहा, उसके बाद फिर आपका आया फरवरी महीना, और फरवरी महीना तक ये कहाँ तक पहुँच गया था? ये बहरामपुर, ये उड़ीसा में क्षेत्र पड़ता है बहरामपुर। उड़ीसा में ये खबर फैल गई कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, राइफल में कारतूस और सूअर और गाय का रखा जाएगा मांस, उसको आपको खोलना पड़ेगा। धीरे धीरे गुस्सा यहाँ से शुरू हो गया। इसके बाद फिर आ गया महीना मार्च। अब महीना मार्च आ गया। मार्च में एक बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर, ये भी बंगाल में पड़ता है। अब बैरकपुर छावनी में भी ये बात पहुंच गई कि ये ऐसा ऐसा होने वाला, ऐसा ऐसा कारतूस आने वाला है, ठीक। अब देखिए कैसे फैला रहे हैं लोग, जो फैलाने वाले अफवाह वो भी बहुत होशियार थे। हिंदू होते थे और मुसलमान होते थे मोस्टली अपने भारत देश में। तो वो लोग सूअर को एक पूजते हैं, और मतलब मुसलमान लोग, और हिंदू लोग गाय को पूजते हैं। तो इसीलिए जो अफवाह फैलाने वाले लोग थे उन्होंने भी ऐसे दो तत्वों का वर्णन किया कि इनसे गुस्सा हो जाए। तो गाय से हिंदू वाले लोग और सूअर से मुस्लिम वाले लोग गुस्सा हो गए, और वो धीरे धीरे उनके मन में ये सेटअप होगा कि अब हम ना काम नहीं करेंगे अंग्रेज़ों के लिए, ठीक। अब इनफील्ड राइफल को हम लोग नहीं चलाएंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि बुलेट क्यों कहा जाता है, आपने कभी ध्यान दिया है? रॉयल इनफील्ड जो बाइक होती है उसको बुलेट क्यों कहा जाता है? यहीं से, क्योंकि राइफल थी और उस राइफल थी इनफील्ड, ठीक है, इसीलिए रॉयल इनफील्ड को आजकल लोग बुलेट कहते हैं। बुलेट मीन्स गोली, ठीक है, बुलेट, ये रीजन था। तो 1857 से ये आजकल जो आप खूब धक 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 करके चढ़ते हैं ना, इसको बुलेट इसीलिए बोला गया था क्योंकि इनफील्ड राइफल थी और उसमें वो गोली यूज होने वाली थी, इसलिए इसको बुलेट बोलते हैं, ठीक। वहीं से नाम ये लिया गया है और अभी तक लोग बोलते चले। तो कहानी यहाँ तक बैरकपुर तक पहुँच गई है, ठीक है, अफवाह फैल चुकी है। एक दिन था 29 मार्च का दिन था। आपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी, आमिर खान जी उसमें रोल किए हुए हैं, बहुत अच्छा है, उसको आप देख सकते हैं। तो वो जाते रहते हैं, नहाने जाते रहते हैं। पांडे जी थे मतलब ब्राह्मण परिवार के, तो काफ़ी पूजा पाठ करते थे, और तो जा रहे थे तो नहाने, तो एक व्यक्ति ऐसे उसमें दिखाया गया है कि वो जानबूझ से इनसे टकरा जाता है। ये बोलते भाई तुम क्यों टकरा गए?
अछूत जात के हो, दलित जात के हो, वो फिर मज़े लेके बोलता है। सेम वही कहानी बर्तन वाली कि आज तो तुम हमको वो कर रहे हो, कल से जब गाय का वो खोलोगे तब तो नहीं। अब आ गई गुस्सा मंगल पांडे को कि भाई मैंने तो खबर सुनी थी, तो सही हो रहा है क्या। थोड़ा अग्रेसिव नेचर के थे मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे वो दे देते हैं। अभी वहाँ तक 29 मार्च तक आप पहुँच जाइए, फिर उसके बाद मैं मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि कौन थे मंगल पांडे। अब मंगल पांडे, इनका जो जन्म हुआ था वर्तमान के बलिया ज़िला पड़ता है, वहाँ से इनका जन्म हुआ था। ठीक, कब हुआ? 1827। बात हम कब की कर रहे हैं? 1857। लगभग 30 साल की इनकी अभी तक उम्र हो चुकी है। मतलब 30 साल की उम्र मतलब बहुत काफ़ी कम उम्र है। ठीक है, तो इसके पहले ये रहे होंगे कहाँ? ब्रिटिश आर्मी में। और ये पैदल सैनिक के रूप में शामिल हुआ करते थे। जो अंग्रेज लोग होते थे ना, बहुत ज़्यादा होशियार थे। वो भारतीयों को कोई कर्नल, जनरल ये पोस्ट नहीं देते थे। केवल और केवल सफाई कर्मी, पैदल घोड़े का सेवा करो एंड सफाई करो, अस्तबल का ड्राइवर बन के इस तरह का काम दिया करते थे। ठीक है, फिर भी मंगल पांडे बलिया के हैं, पैदल सैनिक थे। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार के थे और ये उनका जन्म उस समय हुआ था 1827 मतलब आप समझ लीजिए कि वो ऐसा युग है जब भारत में क्या चल रहा था। राजा राम मोहन राय लोग क्या कर रहे थे? भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, उनके विरुद्ध पुनर्जागरण का काम कर रहे थे। ठीक, तो 1827 ये बहुत ही सती प्रथा और कौन जाति प्रथा ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन में था उस समय के ये हुए हैं जन्म। तो ये काफ़ी ये माइंडेड थे कि मतलब हमको छुआछूत से ज़्यादा परेशानी है। तो मंगल पांडे बलिया के रहने वाले पैदल सैनिक थे और ये काम करते थे कहाँ? चौतीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसमें ये एक सैनिक थे। इतना इनके बारे में जानकारी आप समझ लीजिए। तो उन्हीं के साथ ये घटना वहाँ पे हुई। उसने दलित ने छुआ और वो फिर इनका उपहास उड़ाया, व्यंग मारा कि कल से क्या करो। अब आया मंगल पांडे को गुस्सा। मंगल पांडे को गुस्सा ये आया कि जो अब लग रहा है उनको एकदम क्लियर हो गया। क्या सब लोग बोल रहे हैं कि जो राइफल इनफील्ड में बुलेट होगी वो चर्बी वाली कारतूस होंगे उसमें, और उसको हमको खोलना पड़ेगा, दांत से खोलना पड़ेगा। और एक दो एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। अंग्रेज आ गए 4-5, वो उनसे खुलवाने लगे कि आप दांत से खोलिए और दांत से ही खोलिए। तब तो और इनको डाउट हो गया कि हाँ अब तो क्लियर है मामला, अब तो कोई झूठ नहीं बोल रहा ना कोई ये अफवाह है, अब एकदम ये रियलिटी है। अब इसके बाद क्या हुआ? मंगल पांडे को आ गया गुस्सा। तो जाके वो नहा धो के गए अपना। उसके बाद जाके वो खड़े हुए थे एक दीवार के, मतलब जहाँ लोग आते हैं, मतलब दीवार के गेट के बाहर खड़े हुए थे कि जैसे ही कोई अंग्रेज आएगा उसको मैं ठिकाने लगा दूँगा। अब उनका गुस्सा इतना ज़्यादा चरम पे था। तो उतने टाइम वहाँ पे आते हैं जो अंग्रेज़ सिपाही कौन कौन से आते हैं? तो अंग्रेज़ सिपाही दो आते हैं जिनका नाम था एक ह्यूडसन, एक सार्जेंट ह्यूडसन और दूसरा नाम था कर्नल बाग। सार्जेंट ह्यूडसन और कर्नल बाग। अब जैसे ही ये लोग आते हैं, मंगल पांडे है यहाँ पे बगल में खड़े हुए हैं गेट से, जैसे ये बाहर आए, ठीक है, वो बंदूक लिए और अपना जो भी अस्त्र शस्त्र जो भी उनको मिला था वो लिए थे। इन पे हमला बोल देते हैं सार्जेंट हुडसन पे, और मतलब कोशिश करते हैं मारने की, और घायल हो जाता है ये, ठीक है। मतलब ये घायल नहीं होता, इससे हाथापाई टाइप के हो जाते हैं। उतने में फिर एक घोड़े से आता है कर्नल बाग साइड से इसके साथ लड़ने के लिए कि मतलब इसकी रक्षा करे। और ये क्या कर रहा है, सोचिए उस समय कितनी बड़ी बात थी, मंगल पांडे ने ये हिम्मत की
जब एक चूं तक नहीं बोलने दिया जाता तो भारतीयों को, वो कितना हिम्मत जुटाए होंगे, कितना मन में आत्ममंथन किए होंगे कि हम 1857 की मतलब इनके विरुद्ध ये चीज़ बोलें। है हिम्मत किसी की? आज आप मतलब आप दिल्ली चले जाइए, मान लीजिए दिल्ली चले जाने के बाद एक जैसे आप पार्लियामेंट के एरिया में जाएंगे, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है कि वहाँ आप कुछ इधर उधर की हरकत नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उस समय ये माहौल था कि उधर कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर बोलेंगे मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा रिवोल्ट है, कितना अंदर विद्रोह है कि भाई अब जो होगा तो देखा जाए। तो वही मंगल पांडे के अंदर चल रहा था। उन्होंने वहाँ पे सर्जन होडसन और कर्नल बाग को ये मार देते हैं गोली धाय, और ये हो जाते हैं घायल। जब घायल हो गए तो जो सार्जेंट ह्यूरसन थे तो उन्होंने क्या बोला, एक यहाँ पे एक सैनिक थे ईश्वरी प्रसाद को ह्यूरसन ने ये आदेश दिया कि इनको इसके ऊपर गोली चलाओ और इसको पकड़ो या फिर। अब ईश्वरी प्रसाद थे भारतीय, उनको भी आया तमतमा के गुस्सा कि नहीं यार ये बात तो सही कह रहा है। वो भी इसमें सब घटना को सुन रहे थे ना, तो वो भी काफ़ी गुस्साए हुए थे। तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं पकड़ेंगे, मतलब नहीं पकड़ा, मना नहीं किया। खैर उन्होंने बोला, कुछ बोला ही नहीं पकड़ेंगे, मतलब कहने का उनका मतलब कि वो मंगल पांडे के समर्थन में थे। अब जब ये नहीं पकड़े तो और गुस्सा गए ये लोग, ह्यूरसन और कर्नल बाग। इन्होंने फिर क्या किया कि एक मतलब खूब आवाज़ लगाई अपने सैनिकों से, और सैनिक भारतीय कि आप लोग बाहर निकलो, देखो हमको मार रहे ये लोग, मतलब मंगल पांडे मार रहा है तो आप इसको गोली मारो। अब भारतीय सैनिक उस टाइम हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मंगल पांडे के विरुद्ध जाए कि अंग्रेज़ों को समर्थन करें। तो वो क्या किए, वो निकले ही नहीं, चलने दो जो चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोचिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं उनके मन में विद्रोह को लेकर उनके मन में भी एक भावना थी, इसलिए उन्होंने निकला ही नहीं। अब ईश्वरी प्रसाद भी नहीं सपोर्ट किया कि कोई सैनिक निकला ही नहीं। मंगल पांडे भी आह्वान लगाते रहे कि आप लोग भारतीयों का साथ दीजिए, भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, हम लोग चर्बी वाला कारतूस को कैसे खोलेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे जो पवित्रता है वो भ्रष्ट हो जाएगा। खैर तो उस समय वो सारे सैनिक मध्यस्थ थे, किसी की तरफ नहीं जा रहे थे, पर कहीं ना कहीं एक इंटरनल फीलिंग थी इंडियन सपोर्ट में। ओके, देन ईश्वरी प्रसाद, उसके बाद एक वहाँ पे अब देखे होंगे आपने, पलटू नाम ही है इनका, शेख पलटू व्यक्ति था, उसको भी बोले कि इसको मंगल पांडे पकड़ो। तो शेख पलटू ने क्या किया, उसने हेल्प किया और मंगल पांडे को उसने पकड़ने में हेल्प किया, उसने पकड़ लिया। उसके साथ भी हाथापाई हुई, लेकिन पकड़ लिए गए। शेख पलटू को वहाँ के सैनिक जो मौजूद थे उन्होंने कोशिश किया कि स्टोन स्लीपर्स शूज जूते चप्पल इससे उसके ऊपर बौछार किया कि नहीं पकड़ो तुम। इसका मतलब ये सिंबल था कि नहीं पकड़ो तुम, भारत का वो आदमी है, उसने सही किया है। लेकिन शेख पलटू नाम खतरनाक ही है, तो समझ लीजिए कि उसने क्या कोशिश किया होगा। तो उसने फिर मंगल पांडे को पकड़वा दिया कुल मिला के, और सैनिक आ गए जो ब्रिटिश सैनिक भी थे। और फिर उसके बाद अब यहाँ का माहौल गर्म हो चुका था। ये थी हमारी बैरकपुर छावनी की कहानी। ये 29 मार्च की कहानी है। अब 29 मार्च के बाद देखिए क्या किए अंग्रेज़ लोग जब यहाँ बैरकपुर और दमदम, बहरामपुर, यहाँ के जो सैनिक छावनियों में माहौल गर्म था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पड़ता है पंजाब में जींद, अंबाला, इधर से सैनिक मंगवाए। कहाँ पे, यहाँ बैरकपुर छावनी में, यहाँ से सैनिक मंगवाएंगे कि वो लोग सपोर्ट करेंगे और वो लोग इसको
सज़ा देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे उस समय, एकदम समझ गए थे कि हाँ मंगल पांडे अपना आदमी है और हमको भी विद्रोह करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अब समझिए कि शेख पलटू ने उनको पकड़वा दिया, और शेख पलटू जब पकड़वा दिया, फिर अब समझिए कि शेख पलटू पकड़वा देता है। 29 मार्च की कहानी थी, ठीक। अब हम तो कितना त्वरित न्याय देखिए, आ गए 8 मार्च, सॉरी 8 अप्रैल। अब 8 अप्रैल को क्या होता है, मंगल पांडे जी को डेथ सेंटेंस, हैंग कर दिया गया। डेथ उनको हैंग कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। और जो ये व्यक्ति थे कौन थे, ईश्वरी प्रसाद, इनको भी फांसी दे दी गई, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद भी। और किसको क्या हुआ, शेख पलटू क्या हुआ, शेख पलटू को खैर लोगों ने पहले बाद में जाके उसकी हत्या कर दिया, मर्डर। ऐसे व्यक्ति का देखो मर्डर होना ही लाजमी है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर ये धोखेबाजी टाइप का करेगा, आखिर वो ना करता तो शायद उस दिन मंगल पांडे, मतलब ये विद्रोह जो है बाद में दबा दिया गया तो शायद ना दबा दिया जाता। फिर भी एक सिंबल मिल गया था इंडियन को कि इस तरह विरोध किया जा सकता है। उसके पहले मंगल पांडे ने कोशिश खुद से की थी कि खुद से मैं अपने आप को जान दे दूं और गोली मार के मर जाऊं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ आऊँ। बाद में फिर क्या हुआ कि उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई। कैसे तहत, कोर्ट मार्शल। ये शब्द सेना से रिलेटेड है, आप लोग कभी सर्च करिएगा, उसमें यही कि अपने प्रति गद्दारी करने के, अपने सेना के प्रति, अपने देश के प्रति गद्दारी करने पे जब सैनिक को कोई दंड दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है तो कोर्ट मार्शल ऐसे केस में होता है। तो उनको कोर्ट मार्शल के तहत इनको क्या कर दिया गया था, मतलब इनका डेथ सेंटेंस पास कर दिया गया और इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब फांसी पे चढ़ा दिया गया, पूरा माहौल बाहर देखिए एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था कि भाई उसने आवाज़ उठाई और उस सही तो बोल रहा था। लोग और जो सैनिक थे उसमें भी फुसर मच गई थी कि हाँ यार हम कैसे चर्बी वाला कारतूस खोलेंगे। बाहर एकदम माहौल बहुत गर्म हो गया। अब एक तरह से भारत में विद्रोह की यहाँ से चिंगारी उठ चुकी थी कि मतलब मन में सबके यही चल रहा था कि अब सीधे मार ही दूँ। तो इसके बाद इनको क्या किया, शेख पलटू को इनको प्रमोट कर दिया गया। सोचिए बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया, वाह। तो ऐसा काम मत आप लोग कभी करिएगा, अगर ग्रुप में कभी रहिए तो हमेशा अपना सपोर्ट करिएगा सबका। तो इनको हवलदार बना दिया गया, बहुत बड़ा कलेक्टर बना दिया गया। कलेक्टर कुछ नहीं, हवलदार ही बना दिया गया था। हाईएस्ट पोस्ट थी उस समय की, हवलदार ही से ज़्यादा बनते ही नहीं थे। बाद में इनको निपटा दिया गया लोगों के द्वारा, ठीक है। तो शेख पलटू, ईश्वरी प्रसाद, मंगल पांडे की हमने बात कर लिया। अब हम मंगल पांडे को फांसी भी दिला दी। अब मंगल पांडे को फांसी दिलाने के बाद ये बात थी 8 अप्रैल की कहानी थी, ठीक है ना। 8 अप्रैल की कहानी के बाद हम आज बात यही कर रहे हैं ना केवल कि कैसे उस दिन घटना क्या हुई थी, आखिर हुआ क्या था, ठीक है। तो 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। उसके बाद फिर ये जो माहौल है, अप्रैल हुआ, ये सब चल ही रहा था, लोगों के प्रति विद्रोह था, आपस में बैठक भी करते थे, अंग्रेज भी थोड़ा सतर्क हो गए थे। तो बाहर से सैनिक को बुला लिए थे, बताया तो जींद से बुला लिया गया, अम्बाला से बुला लिया गया, अवध से बुला लिया गया, क्योंकि अवध भी काफ़ी सपोर्ट में था, ठीक है। अब आ गया एक डेट 6 मई। ये जो डेट है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी अरेंज करने के लिए प्रीलिम्स में या फिर मेंस में सीधे घटनाक्रम पूछ लेता है, तो ये आपको इसमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है। इसमें ये 34th जो BNI को डिजॉल्व कर दिया गया। ये जो बटालियन थी, ये जो इन्फेंट्री बटालियन थी, इसको ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ विद्रोह बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चलने लगा था, कोई काम नहीं कर रहा था ढंग से। वो भी मतलब डर हो गया था अंग्रेज़ों का, किसी दिन ये लोग भी हमारे प्रति वो हो जाएंगे, भड़क उठेंगे, ठीक है। अब सैनिक हर जगह गुस्साए हुए थे।
बात आती है एक डेट, अब 6 मई हो गया, इस दिन इसको डिजॉल्व कर दिया गया 9 मई 1857 की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 9 मई में क्या हुआ, अंग्रेज जो थे, एक बटालियन थी 20वीं इन्फेंट्री, वो कहाँ हुआ करती थी, 20 इन्फेंट्री, ये मेरठ की थी, ठीक। 20वीं इन्फेंट्री में भी कुछ सैनिकों ने विद्रोह ऐसा कुछ छोटा मोटा छुटमुट किया, किसी को अंग्रेज को चलते हुए मार दिया होगा ऐसे कुछ कर दिया होगा कि कोने में ले जाके किसी को दबा दिया होगा कि ज़्यादा मुझसे मत टकराया करो, नहीं तो ऐसे ही हाल करेंगे जैसे ह्यूरसन और उसके बाग के साथ हुआ, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा घटना हुआ होगा, तो यहाँ भी गुस्सा आ गए थे सैनिक लोग, और तब अंग्रेज़ों के पता चला भाई कहीं वैसा ही कांड यहाँ भी ना हो जाए। तो 20 इन्फेंट्री में क्या किया गया कि सैनिक वहाँ पे गुस्सा है, फिर क्या किया 9 मई को कम से कम कुछ लोगों को सज़ा दे दी गई, प्रिजन, जेल में बंद कर दिया गया, किसको, सैनिकों को। On 9th May 20th Infantry in Meerut, many of soldiers were given a jail, okay। then फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब और गुस्सा गए लोग, और अब ये बोले कि नहीं हम सहेंगे ही नहीं। रातों रात उनने 10 मई 1857, 10 मई 1857 क्या हुआ, लगभग 85 सोल्जर थे, इनको जेल से आउट कर लिया, बाहर कर लिया इन्होंने, तोड़ ताड़ के जेल, और क्योंकि सैनिक ही थे वही रक्षा करते थे, सब ने बाहर। अब इसका मतलब आप समझ जाइए कि सभी लोग एक साथ लगभग आ ही चुके थे। बैरकपुर बंगाल, मेरठपुर से भी मेरठपुर नहीं, मेरठ, तो 10 मई 1857 की खुला विद्रोह कर दिया। अभी तक ये इंटरनल था कि डर डर के लोग कर रहे थे, लेकिन 10 मई 1857 को खुला विद्रोह, ओपन रिवोल्ट। इसीलिए ये डेट आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, कहीं भी अगर एग्जामिनेशन में आता है तो 10 मई 1857 को भारत की 1857 क्रांति की शुरुआत माना जाता है, ओके। तो ये डेट आपको याद रखना है। घटना 29 मार्च, 8 अप्रैल, 6 मई, 9 मई, 10 मई, ठीक। अब 11 मई को क्या होता है, यहीं पे लिख दें, हाँ यहीं लिख देते हैं 11 मई। 11 मई को क्या हुआ, मेरठ, जो मेरठ से क्या करते, ये वो दिल्ली मेरठ, जो सैनिक टुकड़ी थी मेरठ से पहुंचती है, दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली क्यों पहुंचती है, दिल्ली में कौन है, दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे कहानी थोड़ा सा शुरू करते हैं बहादुर शाह जफर की, ठीक। इसको रफ कर देते हैं ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा लेना हो तो, ठीक। तो 11 मई से हम कहानी शुरू करेंगे दिल्ली की, नए पेज पे, ठीक। 11 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में कौन रहता है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन है, मुग़ल साम्राज्य थे, बहुत बड़े कवि हुए, बहुत बड़े शायर हुए, अभी लेकिन उनकी हालत खस्ता थी, 80 साल के हो चुके थे 1857 में, ठीक। तो 11 मई की बात करते हैं। सारे लोग दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली में पहुंच के इन्होंने, एक व्यक्ति थे बख्त खां, इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारा सेनापति कौन कहलाएगा। तो ये इन्होंने डिसाइड ये किया कि हमारा सेनापति बहादुर शाह जफर कहलाएंगे। अब बहादुर शाह बोल रहे हैं, कह रहे भाई बहादुर शाह, ये बोल रहे हैं कि हम कैसे हो पाएंगे, हम तो 80 साल के हैं, और हम तो ऑलरेडी कितने 8 लाख की पेंशन पे हैं, सॉरी 8 लाख की पेंशन पे तो पेशवा थे, ठीक है। तो हमको तो अंग्रेज वैसे भी पेंशन दे के रखे हुए हैं, बहादुर बनने का मतलब बहादुर शाह जफर बस नाम के हैं, बादशाह वसा कुछ नहीं है, तो हमको क्यों बनाओगे तुम लोग। बोले नहीं, आपके प्रति संवेदनाएं हैं भारत के लोगों के, क्योंकि आपने, बहुत लोग कहते हैं काम आपने किया है भारत के लोगों के लिए, इसलिए आप ही बनेंगे, ठीक।
बहादुर शाह मान जाते कि शायद भाई फिर से बन जाए, तो कुल मिला के राजा घोषित कर दिया। कुल मिला के फिर से बादशाह घोषित कर लिया और राजा मान लिया अपना। कितना, ये आपकी बात है 11 मई को ये लोग पहुंचे थे दिल्ली पे कूच के, ठीक है। ये बात है 12 मई की। बादशाह, ये लोग डिसाइड कर लिए फिर से कि ये हमारे बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बात और किसके नेतृत्व में, एक सेनापति थे वक्त खां। ये कभी आ जाए, वक्त खां। तो यहाँ से कभी एग्जाम में आ जाए कि 1857 में भारत का नेतृत्व करता कौन था दिल्ली से, तो बहादुर शाह जफर। कभी आ जाए वक्त खां, तो वक्त खां सेनापति थे, मेन काम यही कर रहे थे। और बस नाम उनका किसका था, औपचारिक बहादुर शाह जफर, जिनको बाद में जाके रंगून जेल में डाल दिया गया था, आपको सबको पता है, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर क्या बोले कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई, हमारा तो यहाँ कोई दमदारी ही नहीं है। तो वक्त खां के उसमें 12 मई को बना दिया गया। फिर भी हुआ यही। अब उस समय के कौन थे वो, जनरल गवर्नर, तो लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के हुआ करते थे, उन्होंने इनको वहाँ से फिर से, अब दिल्ली में मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था। एक बार फिर से सैनिक बुलवाया गया। हर बार जींद फ़ोन लगाते थे, आइए जींद से सैनिक भेजिए, अम्बाला वहाँ से सैनिक भेजिए, कश्मीर वहाँ से सैनिक भेजिए। सैनिक वहाँ से बुलाए गए फिर से, जींद, अम्बाला और कश्मीर, वहाँ से सैनिक फिर से बुलाए गए दिल्ली में मामला को कंट्रोल करने के लिए। तब तक लोग यहाँ क्या कर रहे थे कि, और इन्होंने 1-2 व्यक्तियों को फिर से यहाँ पे वो किया, अपॉइंट किया कि आप लोग इस पूरा विद्रोह को दबाएंगे, ठीक है। तो उनमें एक थे निकोलसन और दूसरे व्यक्ति थे हडसन। निकोलसन और हडसन 2 व्यक्ति हुए, ठीक है। अब निकोलसन और हडसन 2 व्यक्ति को लॉर्ड कैनिंग ने अपॉइंट किया, सैनिक मंगवाए जींद और अम्बाला से। इतनी बात समझ में आए। अब निकोलसन और हडसन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको दबाया जाए, ठीक है। अब निकोलसन जो हुए तो इनको निपटा दिया गया, भारतीय सैनिकों द्वारा इनको निपटा दिया गया, निकोलसन को, और मार दिया गया, ठीक, खत्म। अब बचे हडसन। और हडसन क्या किए कि भाई ये तो क्लियर था ना यार कि उनके पास बहुत सारे सैनिक थे, उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, ये लोग क्या डंडा लेके गए थे, लाठी लेके गए थे, इससे ज़्यादा क्या लेके जाए। तो निकोलसन ने इस रिवोल्ट को दबाया, स्टॉप कर दिया, ठीक। हडसन ने रिवोल्ट को दबा दिया, ठीक है, दिल्ली में। यहाँ से फिर ये लगभग 1857 की क्रांति, ये उस 3, 4, 5, 6 दिन का जो माहौल था ये धीरे धीरे दब गया। अब यहाँ पे दब गया। अब थोड़ी सी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कि आखिर जो बहादुर शाह जफर हुए, अब जब दब गया तो बहादुर शाह जफर क्या किए, बहादुर शाह क्या किए, भाग के गए कहाँ, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, सबको पता है दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। और यहाँ पे जाके बहादुर शाह जफर छिप जाते हैं। जब बहादुर शाह जफर छिप जाते हैं तो हडसन इनका पीछा करते करते पहुँच जाता है कि क्यों भाई बुड्ढे क्या कर रहे हो यहाँ। तो बोलते हैं कि हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह से बूढ़े थे लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे थे। कहते हैं कि ये इनके बीच में शेरों और शायरी से फिर बातें हुई थी और हडसन ने कोई शेर बोला था जिसका जवाब बहुत ज़्यादा फेमस था। ये कौन सी बुक में लिखा है, शायद वीर सावरकर की बुक में लिखा है कि उनके बीच शेरों और शायरी की बात हुई थी। अब हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन किताबों बाद में बहादुर शाह जफर ने बताया कि हमारे बीच में शेरों और शायरों के बीच में बात हुई थी। तो वो शेर और शायरी मैं बताता हूँ क्या कौन सी थी। तो दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई है तेग हिंदुस्तान की। ये हडसन ने बोला। क्या बोला, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई है तेग हिंदुस्तान की। अब उससे भी बड़े कौन शायर,
बहादुर शाह जफ़र। आपको फेसबुक व्हाट्सएप में कभी कभी शायरी देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। बुढ़े थे लेकिन बातों से कौन सा बुढ़ापन, वो तो भयंकर जवाब दिए। बोले गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जवाब किसने दिया? ये जवाब बहादुर शाह जफ़र ने हडसन को दिया। मतलब बोले कि हमारे नहीं हैं, ये लंदन तक जाएगा बात, ऐसा थोड़ी ना कि हमको पकड़ लोगे तो कुछ हो जाएगा। तो ये उन्होंने बहादुर शाह जफ़र की। और फिर उसके बाद हडसन बोले चलो हो गया, अभी तो काम तुम्हारा फिनिश है, तुमको पकड़ लेते हैं और जाओ, तुम्हारा पेंशन पेंशन जो मिल रहा है सब बंद, तुमको भेज दे रहे हैं, जाओ आराम से रंगून जेल में रहना। म्यांमार बर्मा की रंगून जेल में भेज दिया गया था। उसके पहले क्या किया गया था? बहादुर शाह जफ़र के दो पुत्र थे, 2 सन और एक ग्रैंड सन। इनको उनके सामने गोली मार दी गई थी। सोचिए कितना, एक एज्यूम करिए 80 साल का बुढ़ा है, उसके सामने 2 उनके बेटे को गोली मार दिया गया और उनके एक पोते को मार दिया गया। वो काफ़ी नर्वस फील करने लगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि बताओ हमारे सामने सब ख़त्म कर दिया। तो उनको मार दिया गया था, ठीक है, 2 सन और एक ग्रैंड सन के। और उसके बाद फिर इनको क्या किया गया? ग्रैंड सन का नाम अबू बकर था, अबू बकर, ठीक है। तो इनको मार के फिर इनको रंगून जेल भेजा गया। किसको रंगून जेल भेजा गया? तो बहादुर शाह जफ़र टोम्बा हुमायूं मकबरे में छिपे थे, फिर इनके सन को मार दिया गया, फिर अब इनको भेज दिया गया रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है? वर्मा, रंगून जेल। अब रंगून जेल में भेज दिया गया। फिर उनको उनके साथ उनकी पत्नी को भी भेज दिया गया, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहादुर शाह की पत्नी क्या नाम था? जीनत महल। जीनत महल, ये कौन थी? ये पत्नी थी। इनको भी भेज दिया गया रंगून जेल में। ये लोग फिर वहाँ पे पड़े रहे बहुत दिनों बाद। 1862 में शायद इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और 1862 में इनकी डेथ हो गई। और फिर डेथ में भी इनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मतलब क्वाट आता है। और मतलब ये बोलते हैं, अपने सारे शेरों में लिखते हैं कि जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे मातृभूमि में 2 गज की ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफ़र की कहानी थी कि बहादुर शाह जफ़र को भी आखिर इन्होंने कैसे मारा और कैसे 1857 की जो उस दिन क्रांति हुई थी, उस बैरकपुर छावनी में मामला हुआ था, फिर दिल्ली में जाके कैसे शांत किए और फिर से वहाँ से अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो गया। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, आखिर ये सब इतना ज्वाला, इतना अंदर आक्रोश भरा क्यों था। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनकी हम चर्चा आगे लेक्चर में बात करेंगे। और सोचिए, जब इतना माहौल हो गया तो अब कहाँ ये लखनऊ, ये जो विद्रोह था, ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बढ़ते गया। लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, अपना जगदीशपुर हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर, यहाँ भी ज्वाला भड़क चुकी थी, ठीक है। तो इतनी कहानी थी हमारी 1857 के। मंगल पांडे जी ने कैसे शुरुआत किया था, कैसे बहादुर शाह जफ़र को फिर से इन्होंने भारत में राजा मान लिया था। और फिर लॉर्ड कैनिंग ने हडसन और निकोलस की मदद से एक कमीशन या फिर एक फोर्स बना के, जो जींद और अम्बाला से लोग आके, फिर इसके बाद इन्होंने कैसे बहादुर शाह जफ़र को हराया था और बहादुर शाह जफ़र को भेज दिया था कुल मिला के रंगून की जेल में। और वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। आज भी जाएंगे तो बहादुर शाह जफ़र एक बाग बना हुआ है वहाँ वर्मा रंगून में, ठीक है। और बस फिर इतनी कहानी थी हमारी बहादुर शाह जफ़र जी की। अब हम आगे बात करते हैं। इतना कहानी आप अगर इसको इंटरेस्ट से सुने होंगे, एक बार सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम ऐसे अगले जो वीडियो आएगा तो हम वहाँ से कहानी सुनेंगे कि 1857 में जो सब ये हुआ तो उसके भड़कने का रीज़न क्या था, 1857 होने के क्रांति का रीज़न क्या था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आप सबको अगले वीडियो में इसके कारण बताएंगे। इसमें बहुत सारे कारण, अभी थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। धार्मिक कारण आएंगे, प्रशासनिक कारण आएंगे, राजनीतिक कारण आएंगे, आर्थिक कारण आएंगे और कुछ छोटे मोटे अन्य कारण भी आएंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे मेन प्रमुख रहेगा आर्थिक कारण आपका, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण।
और फिर थोड़ा बहुत धार्मिक कारण रहेगा, और अन्य कारण तो छोटे मोटे हैं ही। औद्योगिक रहेगा, मतलब लूट माट कैसे मची, तो ये सब सारी बातें आगे हम करेंगे। तो अभी के लिए अभी चलते हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और कोई टेक्स्ट बुक प्रेफर करके आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा आराम से ये समझ में आएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के काजेज़ क्या थे, कारण क्या थे। उसमें भी हम मुख्यतः चर्चा शायद करेंगे कि प्रशासनिक और राजनीतिक कारण थे क्या थे। ठीक है, वहीं से आपका पूरा बेस बन जाएगा और 1857 क्रांति को आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए आप कमेंट करिए कि हम और किस तरह वीडियो लाएं, और ये भारत की जो स्वतंत्रता है कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 1857 से लेके 1947 तक कैसे हुआ उसमें मामला, ये सब हम समझेंगे 5-6 दिन के अंदर। 4-5 वीडियो के माध्यम से हम 1857 की क्रांति को पूरा कवर करेंगे। फिर आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, तो मैं पूरी कहानियों के माध्यम से 1947 तक आपको लेके आएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री जो आती है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। इंग्लिश मीडियम की जहाँ बात है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम हिस्ट्री सेम ही है, बस आप कुछ टर्म है बस उनको वही लिखना है। क्रांति है तो रिवोल्ट लिख दीजिए, आंदोलन है तो मूवमेंट कर दीजिए, ऐसे शब्द। बाकी कहानी आपको हिंदी से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं और हिंदी को अच्छे समझते हैं। बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और बुक आप प्रेफर करेंगे तो आप उसमें पढ़ लेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भारत माता की जय और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, सभी को संविधान दिवस की बहुत सारी ढेर बधाइयाँ। आप अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए और सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।